बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 6 की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दीज वर्ड्स। हमें वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे एक पैराग्राफ आपके सामने है। हमने इन वर्ड्स को इन पैराग्राफ में जो मैंने स्पेसेस छोड़ी हैं या फिर जो ब्लैंक्स छोड़े हैं उनमें लिखना है। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन कहाँ फिट होती है। हमारे पास ऑप्शन है बाउंसिंग, कंप्रेस्ड, कंटेनर, डेंसिटी, फार अपार्ट, पोजीशन, क्विकली, शेप, स्ट्रेट एंड वॉल्यूम। अब आपको पता चल गया कि ऑप्शंस क्या हैं। अब मैं रीड करूंगी आहिस्ता आहिस्ता से पूरे पैराग्राफ को और हम इसके ब्लैंक्स को फिल करते जाएंगे। इन अ गैस पार्टिकल्स आर डैश एंड मूव वेरी डैश। गैसियस स्टेट में जब मैटर होता है तो उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है। एंड मूव वेरी डैश, जब बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स के मूव करने के लिए स्पेस भी ज्यादा होगी, इसलिए वो तेजी से और फ्रीली मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर फिट होती हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इन अ गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, मतलब यहां से मैं इसको कट करके यहां लिखती जाऊंगी और आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। They are far apart, एक ऑप्शन ऊपर से कट हो गई। सेकेंड इज एंड मूव वेरी डैश। अब मूव वेरी क्या हो सकता है? मैंने बताया कि पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, मतलब फास्टली एंड फ्रीली। यहाँ पर फास्ट या फ्री की ऑप्शन नहीं, मगर यहाँ पर ऑप्शन है क्विकली की, जिसका मतलब भी यही है कि वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं। तो हमने 2 ब्लैंक्स जो हैं वो बहुत आसानी से फिल कर लिए हैं। चलते हैं आगे। दे फ्रीक्वेंटली चेंज डैश मूविंग इन डैश लाइंस। दे फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे दे किसको रेफर कर रहा है? इट इज रेफरिंग टू द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के जो बीच का डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। वो फ्रीली मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या हमारे पास पोजीशन की ऑप्शन है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पोजीशन लिखा हुआ था जो मैंने कट कर दिया। दे फ्रीक्वेंटली चेंज पोजीशंस, यहाँ पे मैं लिखूंगी पोजीशन। मूविंग इन डैश लाइंस। अब किस तरह से ये पार्टिकल्स मूव करते हैं? अगर आपने चैप्टर को थॉरो रीड किया है तो आपको पता होगा कि वहां एक टर्म यूज की गई है वाइब्रेशन की। वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स ऑन देयर पोजीशन। इन केस ऑफ गैस ये पार्टिकल्स जो हैं ये वाइब्रेट तो नहीं करते, पोजीशन चेंज कर लेते हैं, मगर इनकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो एक ही है और वो है टू एंड फ्रो। इसका मतलब कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस में स्ट्रेट की ऑप्शन है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेट, जिसको हम कट करके यहाँ लिख देंगे। तो यहां हमें पता चला that in a gas state particles are far apart and move very quickly. They frequently change position, moving in straight lines and dash off each other and the walls of the dash they may be in. अब यहाँ पर लिखा है कि they are dash off each other and the walls of the dash. मतलब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे या फिर कोलाइड करेंगे फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द डैश दे मे बी इन। अब कंटेनर एक ऐसी चीज है जिसमें गैस को रखा जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कैन या फिर किसी भी किस्म का सिलेंडर। अब कैन और सिलेंडर दोनों आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ कंटेनर। कंटेनर का मतलब है कंटेन करना, अपने अंदर किसी चीज को रखना। इसका मतलब कि कंटेनर की वॉल्स के साथ भी हमारे ये गैस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और ये कोलाइड करेंगे आपस में भी, और जब भी ये कोलाइड करेंगे ये बाउंस बैक होंगे।
तो हम देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारे पास कोलाइड करने की या बाउंस करने की ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है बाउंसिंग की। हम लिख लेते हैं यहाँ बाउंसिंग मतलब लाइंस एंड बाउंसिंग ऑफ ईच अदर। यहाँ पर आ गया बाउंसिंग। और मैंने आपको बताया बाउंसिंग में ऊपर से कट कर देती हूं कि वॉल्स ऑफ द डैश दे मे बी इन। गैस किस चीज में हम कंटेन कर सकते हैं? हम इसको कंटेन कर सकते हैं कंटेनर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहां से कंटेनर को हम कट करेंगे और यहां लिख लेंगे कंटेनर। अब आपने देखा कि कुछ ऑप्शंस कट हो चुकी हैं और कुछ अभी रहती हैं। इसका मतलब कि एक और पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है जिसके ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। तो आइए देखते हैं कि वो सेकंड पैराग्राफ क्या है। ये आपके सामने लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ, जो मैं आपके लिए रीड करूंगी। Gases have no dash and they can be easily dash। गैसेस का हमने पढ़ा था तो ये ना तो शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम। अब हमारे पास इन दो चीजों में कंफ्यूजन है तो हम इस वाले ब्लैंक को छोड़ देंगे। ये एक की है ताकि आप लोग गलत ऑप्शन लिखने के बजाय सही ऑप्शन का इंतखाब कर सकें। हम बिल्कुल इसी तरह जाते जाएंगे और बाकी ब्लैंक्स को फिल कर देंगे और जो ऑप्शन बचेगी उसका मतलब होगा कि वो इस ब्लैंक में आएगी। आप इसी तरह अपने पेपर में भी, फाइनल एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। तो चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। And they can be easily dashed because the particles are not packed closely together। पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड नहीं है। इसका मतलब ये कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस मौजूद है। क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा मौजूद है इसीलिए इनको बहुत इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस करने का मतलब होता है बीच के स्पेसेस को निकाल देना और पार्टिकल्स को आपस में करीब कर देना। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस में कंप्रेशन की ऑप्शन मौजूद थी कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन है कंप्रेस्ड की। इसका मतलब कि हम कंप्रेस्ड की ऑप्शन यहां से कट कर देंगे और इसको लिख लेंगे अपने ब्लैंक में। कैन बी इजीली कंप्रेस्ड because the particles are not packed closely together। Gases usually have a low dash because there are very few particles in a small dash। अब जो गैसेस हैं यूजुअली इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब डेंसिटी मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि होता क्या है। अगर हम किसी भी चीज का वेट मतलब उसका मास देखें एज कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम तो हमें पता चलता है कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसने कितनी जगह घेरी हुई है और उसका वजन क्या है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। एज कंपेयर टू द अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जो गैसेस हैं इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ गैस ले लें तो हमें पता चलता है कि उसमें बहुत कम पार्टिकल्स मौजूद हैं। और मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम किस तरह से निकलता है किसी भी गैस का। वो ऐसे निकलता है कि जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसके बीच की स्पेसेस कम हो जाती हैं और फिर जब हम उसको कंप्रेस्ड गैस को मय्यर करते हैं तो उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। इसका मतलब कि यहाँ जो दो ब्लैंक्स हैं उनमें हमारे पास ऑप्शंस आनी चाहिए। गैसेस यूजुअली हैव अ लो डेंसिटी बिकॉज देयर आर फ्यू पार्टिकल्स इन अ स्मॉल डैश, मतलब वॉल्यूम। थोड़े से वॉल्यूम में बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो गैस है उसकी डेंसिटी बहुत कम है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम की ऑप्शंस मौजूद हैं या नहीं। तो यहाँ हमारे पास डेंसिटी की ऑप्शन भी मौजूद है और वॉल्यूम की भी। तो हम यहाँ से डेंसिटी को कट कर देंगे और वॉल्यूम को भी कट कर देंगे। अब आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास सिर्फ शेप की ऑप्शन बच गई है। आइए देखते हैं कि ये शेप की ऑप्शन कहाँ आनी है। गैसेस यूजुअली हैव अ लो डेंसिटी, जो हमने पीछे से ऑप्शन कट की और मैंने आपको बताया लो डेंसिटी इसीलिए पता चला क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम में जब हमने देखा कि पार्टिकल्स कितने मौजूद हैं तो वो बहुत कम पार्टिकल्स थे।
because there are few particles in a small volume. अब आपको पता है हमारे पास सिर्फ शेप की ऑप्शन बच गई है, तो जो हमने ऊपर ब्लैंक छोड़ा था गैसेस हैव नो डैश, वहां पे हमें पता चल गया है कि वॉल्यूम के बजाय आना है शेप। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 खत्म कर लिया है। मैं एक और दफा आपको बताती जाऊं कि गैसेस की शेप और वॉल्यूम दोनों नहीं होती, मगर अगर गैस को कंप्रेस किया जाए, उस पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए, तो अल्टीमेटली उसके बीच के पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और फिर हम उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग दिस टेबल। हमने इस टेबल को दिमाग में रखते हुए सवालों के जवाब देने हैं। अब आपके सामने टेक्स्ट बुक में ये टेबल बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पर सब्सटेंसेस के नाम हैं कंक्रीट, स्टील, ब्रास एंड एल्यूमिनियम, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो किस हद तक एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड मतलब वो अपनी साइज, अपनी लेंथ को, अपने डायमीटर को बढ़ा देंगे किस हद तक। ये बात हो रही है 1 मीटर की रॉड की। अगर हम कंक्रीट मतलब सीमेंट की 1 मीटर की रॉड लें या फिर 1 मीटर का कोई भी स्क्वायरिश पीस लें और उसको हीट करें तो वो एक्सपैंड करेगा 1 मिलीमीटर तक। बिल्कुल इसी तरह स्टील जो है वो भी 1 मिलीमीटर तक एक्सपैंड करता है, जबकि जो ब्रास है वो 2 मिलीमीटर तक और एल्यूमिनियम जो है वो 3 मिलीमीटर तक एक्सपैंड करता है। आपने इन तमाम वैल्यूज को अपने दिमाग में रखना है क्योंकि हम इसकी मदद से आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सप्लेन व्हाट एक्सपेंशन इज। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपैंड करने का मतलब होता है कि उसके साइज में, उसकी लेंथ में इंक्रीज आ रहा है, इसीलिए क्योंकि हमने उसको हीट किया। मगर आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में लिखा है कि हमने एक्सपेंशन को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मॉडल। पार्टिकल मॉडल को अपने दिमाग में रखते हुए हमने एक्सपेंशन को अगर डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं आपको बताती हूँ। When a substance is heated, the particles gain energy and move more rigorously. जब भी पार्टिकल्स को हीट किया जाता है या किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो उसमें जो मौजूद पार्टिकल्स हैं वो रिगरसली मतलब बहुत रफली और बहुत स्पीड में मूव होने लग जाते हैं। This makes the particles bump into each other with a greater force. इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फोर्स के साथ बम्प करने मतलब टकराने लग जाते हैं। Hence they are moved further apart. इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बम्प होके बाउंस बैक करते हैं और जो डिस्टेंस उनका ऑलरेडी था उससे ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं, causing expansion. और जो लेंथ है और साइज है उस रॉड की वो इंक्रीज हो जाती है। मैं एक और दफा आपके लिए रीड करूंगी, आप साथ साथ अपनी नोटबुक्स पर इसका आंसर नोट करते जाइएगा। When a substance is heated, the particles gain energy and move more rigorously. This makes the particles bump into each other with greater force, hence they are moved further apart, causing expansion. Expansion को यहाँ हमने define किया है on the basis of particle model, और इस आंसर का मतलब मैं एक और दफा आपको conclude करके बता रही हूँ कि जब भी हम किसी substance को, किसी भी चीज को heat फराहम करते हैं, गर्मी फराहम करते हैं, तो होता यह है कि उसमें मौजूद पार्टिकल्स एक्साइट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो बहुत तेजी से मूव करने लग जाते हैं। तेजी से मूव करने की वजह से वो आपस में टकराते हैं और टकरा कर बाउंस बैक करते हैं। बाउंस बैक करने की वजह से क्योंकि बहुत फोर्स के साथ ये टकराव हुआ है, इसलिए बाउंस बैक भी वो बहुत दूर तक जाएंगे। इसीलिए बाउंस बैक होते हुए भी ये बहुत दूर तक चले जाएंगे, और ये दूर तक जाने का मतलब है कि डिस्टेंस और ज्यादा मजीद इंक्रीज हो गया है बिटवीन वन पार्टिकल एंड द अदर, एंड दिस इज कॉजिंग एक्सपेंशन, मतलब द इंक्रीज इन लेंथ जो अभी हमने पढ़ी कि किसी की 1 मिलीमीटर हो रही है, किसी की 2 और किसी की 3 मिलीमीटर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Why shouldn't we reinforce concrete with aluminium? हमें सीमेंट के साथ, कंक्रीट के साथ एल्यूमिनियम को रीइंफोर्स क्यों नहीं करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और हमने एक रॉड को सीमेंट के साथ, कंक्रीट के साथ लगाना है, तो वो रॉड का जो मेटल है वो एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। This is because when exposed to heat,
aluminium will expand 3 times as much as concrete. This will make the concrete crack. अभी हमने पीछे टेबल देखा जिसमें लिखा हुआ था कि हीट करने की वजह से कौन सा मेटल या कौन सा सब्सटेंस कितना एक्सपैंड करेगा। वहां पर आपने पढ़ा कि कंक्रीट जो है वो 1 मिलीमीटर तक एक्सपैंड करता है, जबकि जो एल्यूमिनियम है वो 3 मिलीमीटर तक एक्सपैंड करता है। अगर हम एल्यूमिनियम और कंक्रीट को आपस में जोड़कर एक रॉड बनाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, तो होगा ये कि जब भी हीट मिलेगी उसको एनवायरनमेंट से, सन से जब भी उसको हीट मिलेगी तो वो एक्सपैंड करेंगे। जब वो एक्सपैंड करेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक ने सिर्फ 1 मिलीमीटर तक एक्सपैंड करना है, जबकि जो साथ इसका मेटल लगा हुआ है उससे एक्सपैंड कर जाना है 3 टाइम्स मोर, मतलब 3 टाइम्स मोर 3 मिलीमीटर तक एल्यूमिनियम जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा। और जब एक चीज दूसरी से ज्यादा एक्सपैंड करेगी तो कंक्रीट के पास तो और कैपेसिटी ही नहीं है एक्सपैंड करने की, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। यही वजह है कि हम एल्यूमिनियम और कंक्रीट को आपस में रीइंफोर्स नहीं करते, जोड़ते नहीं हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि हम कंक्रीट के साथ स्टील को ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों 1 मिलीमीटर एक्सपैंड करते हैं और जो साइज है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक का वो सेम रहता है। एक और दफा मैं आपके लिए आंसर रीड कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो साथ साथ नोट करते जाएं। This is because when exposed to heat, aluminium will expand 3 times as much as concrete. This will make the concrete crack. उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ आ गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Suggest what would happen to the bimetal strip. हमने ये बताना है कि bimetal strip को क्या होगा अगर हम उसको हीट करें या अगर हम उसको कूल डाउन करें। अब यहां पर bimetal का वर्ड यूज हुआ है। What is meant by bimetal? Bi का मतलब होता है 2 और मेटल हम सिंपली बात कर रहे हैं किसी भी लोहे की। अब मेटल यहाँ पर 2 तरह के यूज किए गए हैं। नंबर 1 इज ब्रास एंड नंबर 2 इज स्टील। आपको पता है जो स्टील है वो 1 मिलीमीटर तक एक्सपैंड करता है जब उसको हीट फराहम की जाती है, जबकि जो ब्रास है वो 2 मिलीमीटर तक एक्सपैंड करता है जब उसको हीट मिलती है। अब हम देख रहे हैं कि जब हम इसको हीट करेंगे, ये बाय मेटल रॉड है, मतलब ये दोनों जो मेटल्स हैं आपस में रीइंफोर्स हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमने देखना है कि हम इस जब बाय मेटल रॉड को, जो कि मैं कंप्लीट रॉड की बात कर रही हूं, दैट कंटेन्स बोथ द मेटल्स, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? ब्रास विल एक्सपैंड ट्वाइस एज मच एज स्टील, causing the bimetal strip to deform. जो ब्रास है वो twice as much as steel expand करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि स्टील को अगर हीट मिले तो वो 1 मिलीमीटर तक एक्सपैंड करेगा और जो ब्रास है वो 2 मिलीमीटर तक। अब पहले तो कंक्रीट था, जो कंक्रीट है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता हीट करके, वो टूट जाता है, उसमें क्रैक आ जाते हैं। मगर अगर दोनों तरफ ही मेटल लगा हो और ऊपर वाला मेटल जो है वो ज्यादा 1 मिलीमीटर ज्यादा, मतलब ट्वाइस एज मच एज द मेटल बीनीथ, अगर वो एक्सपैंड कर जाए तो होगा ये कि वो डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म होने का मतलब ये है कि ऊपर वाली स्ट्रिप जब ज्यादा एक्सपैंड करेगी और नीचे वाली एक्सपैंड नहीं करेगी तो वो टेढ़ी हो जाएगी। बायमेटल स्ट्रिप टेढ़ी हो जाएगी, जिसको मैंने यहाँ कहा डिफॉर्म। क्यों? क्योंकि ब्रास जो है वो स्टील से ज्यादा एक्सपैंड करेगा, इसीलिए जो हमारी बाय मेटल स्ट्रिप है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी और बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स स्टील, क्योंकि स्टील में इतना एक्सपैंड करने की कैपेसिटी नहीं मौजूद। अगर इसी बायोमेटल स्ट्रिप को अब हम कूल डाउन करें, व्हेन कूल्ड बोथ द मेटल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों जो मेटल्स हैं ये वापस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है कि हीट करने से एक्सपेंशन होती है और कूल करने से कॉन्ट्रैक्शन। तो अब जो एक्सपैंड हुए मेटल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड द शेप विल रीस्टोर, और जो ओरिजिनल शेप थी हमारी बायोमेटल स्ट्रिप की वो रीस्टोर हो जाएगी, मतलब वापस वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई कि किस तरह हमने एक बायोमेटल स्ट्रिप ली और उसको हीट किया। हीट करने की वजह से ये हुआ क्योंकि डिफरेंट मेटल्स लगे हुए थे, तो एक मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा एक्सपैंड कर गया और जो मेटल कम एक्सपैंड कर रहा था उसकी तरफ जो हमारी स्ट्रिप थी वो बेंड कर गई। और जब हमने इसको कूल डाउन किया तो ये जो मेटल्स थे इस स्ट्रिप में वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो स्ट्रिप है वो अपनी शेप को वापस रिस्टोर कर लेगी।
इसके साथ ही हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 की खत्म कर ली है। उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।